हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठाना पड़ा था। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 32, कहता है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है कि कौन सा परियोजना बेतवा नदी पर है? तो सी ऑप्शन, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। मंडी परियोजना जो है देहर बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो है कहता कौन मानव निर्मित झील है? तो 34 का होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो देखिए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झील है। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित प्राकृतिक लेगून झील है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यह भी लेगून झील है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बी ऑप्शन, गोवा। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। गोकाक जलप्रपात शिवसमुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकुल जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात है। 36 कहता है कि कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है, क्या होगा? तो उष्णकटिबंधीय। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से चलने वाले वायु प्रवाह प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम जो है पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक जो कारक है। ठीक, भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला जेट स्ट्रीम एक कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर कौन मृदा पाई जाती है? ए ऑप्शन, जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति मुख्य रूप से है। जलोढ़ मृदा के बाद अधिक भू क्षेत्र पर इस उपस्थित लाल मृदा एवं काली मृदा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है?
38 का होगा बी ऑप्शन, कोयना परियोजना। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना जो है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर अमर कर्नाटक में स्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट 39 है कि शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? तो 39 का सी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है। शिवालिका श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिला के जो है उत्तरी भाग में जो है शिवालिका श्रेणी की उपस्थिति 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग है सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून तथा उसके बाद है हरहा घाटी। पश्चिम चंपारण में अवस्थित शिवालिका के उत्तरी भाग को सोमेश्वर श्रेणी और दक्षिणी भाग को रामनगर दून कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वाधिक शिखर सोमेश्वर फोर्ट जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। 40 है पबना विद्रोह कब हुआ था? तो बी ऑप्शन। देखिए पबना विद्रोह 1873 से 76 में हुआ था। पबना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल के यूसुफ शाही परगना के जो पबना क्षेत्र में हुआ था। यह पबना क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य जो नेता है ये ईशान चंद्र राय थे। इस विद्रोह के लोगों का एक प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट कहता स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम अर्थात प्रारंभिक नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अप्रैल 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन स्थापित किया। दयानंद सरस्वती का मुख्य ध्येय जो है वेदों की मूल शिक्षा को पुनः स्थापना करना, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मुख्य जो नारा था। अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर यानी राजस्थान में हो गई। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? 42 का होगा ए ऑप्शन, वारेन हेस्टिंग्स। तो 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना जो है फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 43 है कि भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष का है? सी ऑप्शन 1854। तो भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में चांसलर और एक्सचेकर भी रहे थे। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना 1854 में वुड डिस्पैच तैयार किया। 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच ने भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक निर्देश एवं सुझाव दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच की 3 मुख्य बातें जो शिक्षा के माध्यम से संबंधित है। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का माध्यम वर्नाक्यूलर भाषा हो। उच्च विद्यालय में शिक्षा का माध्यम एंग्लो वर्नाक्यूलर हो। महाविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? ए ऑप्शन, कलकत्ता। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ था। भारत में पहली बार समाचार पत्र निकालने का श्रेय आयरिस जेम्स
ऑगस्टस हिक्की के नाम है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल एडवर्टिवर प्रकाशित किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जेम्स ऑगस्टन हिक्की के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया गया था। 45 का सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 1905 ईस्वी में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 18 फरवरी 1905 ईस्वी को की गई थी। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम पत्रिका निकाला गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। श्याम कृष्ण वर्मा ने विदेश आने वाले योग्यता प्राप्त भारतीयों के लिए 1,000 रुपये की 6 फेलोशिप की भी प्रारंभ किया। शीघ्र ही इंडियन हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया। ठीक, वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा आदि क्रांतिकारी इंडिया हाउस के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ब्रिटिश संसद सदस्य होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए। दादा भाई नौरोजी को 1892 में उदारवादी दल की ओर से, ठीक है, उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, यानी 1892। नेक्स्ट 1892। ठीक है, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 47 है गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये ऑप्शन। तो देखिए महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में शामिल हो गए। 20 वर्षों तक गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्कन शिक्षा सभा में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के सेवा कार्यों के दायित्वों का निर्वहन किया। महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दर्शन के पोषक थे। वे जो है समभाव एक न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं। गोखले जी को पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना मात्र से नहीं हो सकता। गोपाल कृष्ण गोखले के दर्शन एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने उन्हें अपने राजनीतिक गुरु जो है माना। नेक्स्ट कहता बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी। 48 का सी अंग्रेजी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से समाचार पत्र जो है प्रकाशित कराए गए थे और मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी। उसके बाद केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठी थी। ठीक है, मराठा जो है और केसरी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू किया गया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1956 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बॉम्बे यानी मुंबई में जो है हो गई। फिर है कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम पंथ के जो है युग के प्रथम चरण के प्रथम पंक्ति के नेता थे। अंग्रेज़ों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में देखा था। ठीक है, प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार एवं लेखक जो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट यानी भारत में असंतोष का जनक कहा था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा 1897, 1908, 1916 में दायर किया गया। नेक्स्ट 49 देखिए
ऊंचा है भारतीय संविधान में भाग 9 ख किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतः स्थापित हुआ है? सी ऑप्शन। तो 97। तो भारतीय संविधान में भाग 9 ख ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 9 ख का शीर्षक सहकारी समितियां हैं। संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित अनुच्छेदों का उल्लेख विस्तार जो है 243H ZH से 243 ZT तक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया? 50 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में उपयुक्त में से कोई जो है पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, कोई जो है नहीं दर्शाया गया है। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में वर्ष 1966 से 69 ईस्वी के काल को पहली योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मई 1966 को समाप्त हो गई थी। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से आरंभ होनी चाहिए थी। तृतीय योजना की इस असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये 3 वर्ष बाद शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है ये 1 अप्रैल 1969 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल को योजना अवकाश कहा जाता है। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 के काल में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 है कि सतीश की आयु गौतम से 2 वर्ष अधिक है। ठीक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश और गौतम और साई की आयु का कुल योग इतना है, तो यहाँ पे देखिए यदि मान लेते हैं कि साई का उम्र x है, ठीक है, तो गौतम का उम्र क्या होगा 2x। ठीक है, तो सतीश का उम्र क्या होगा? तो 2x + 2 क्या होगा? 2x + 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका योग दे दिया गया, यानी x + 2x + 2x + 2 तो कितना होगा? 2 2 4 1 5। 5x + 2 बराबर कितना है? 27 है, यानी 5x बराबर कितना होगा? ये 2 उधर जाएगा तो 27 - 2 25। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया? 5। x बराबर निकल गया 5। तो हमको कहता है गौतम की आयु, तो गौतम की आयु है 2x, तो 5 × 2 यानी 10 वर्ष। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52, कहता है किसी विशिष्ट कूट भाषा में 1 को ये लिखा जाता, तो O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, इसका 2 गुना कर दिया गया, E आता है 5 पे, इसका 3 गुना, यानी O आता है 15 पे, तो यहाँ पे 5 × 1 किया गया है। ठीक, O आता है 14 पे, तो 14 × 2 किया गया है। ठीक, यानी 1 2 3 किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए S आता है किस पे? तो S आता है 19 पे, S आता है 19 पे, इसको 1 से गुना करेंगे तो 19 × 19 कितना होगा? 19 × 19। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको 9 पे, तो 9 × 2 करेंगे तो कितना होगा? 18। फिर देखिए x आता है आपको 24 पे, तो 24 × 3 करेंगे 72। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक समूह के 12 सदस्यों का औसत स्कोर 10 था, जबकि दूसरे समूह के n सदस्यों का औसत स्कोर 12 था। यदि संयुक्त माध्य जो है कितना है? 12.2, तो n का मान, तो देखिए 12 सदस्य का कितना है? 10, और n सदस्य का कितना है? 12, और संयुक्त कितना है? 11.2। इन दोनों में अंतर यदि देखें तो कितना का अंतर है? तो ये है आपको 1.2 का। ठीक, 1.2 का अंतर है। ये कितना का अंतर है? तो 10 में से 2 गया 8 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.8 का। ठीक, ये दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये दशमलव जो है दोनों ओर से उड़ जाएगा, तो ये जो है कितना है? तो ये है आपको वो इधर हो गया आपको 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। ठीक है, तो 2 का मान कितना है? 2 यूनिट का मान है 12, तो 1 यूनिट का मान होगा 6, और n की जगह 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 18। 18 कहे तो 53 का होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया गया 2 3। यदि सबसे बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ी जाती हैं, तो छोटी संख्या के 10% से 25 जो है अधिक के बराबर हो जाती हैं। छोटी संख्या क्या है?
तो मान लीजिए यदि आप जो है यहाँ पे छोटी संख्या को यदि 2x मानते हैं तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या जो होगा ये हो जाएगा आपको 3x। ठीक है, दोनों संख्या का अनुपात दे दिया गया है। कहता है यदि बड़ी संख्या के 20%, ठीक है, और बड़ी संख्या के 20% में, अब देखिए यहाँ पे मान लिया संख्या 2x 3x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ी संख्या के 20% में 20 जोड़ी जाती हैं तो यह छोटी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होती हैं। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 25। ठीक, तो इधर देखिए इसको यदि हम इधर लाएं तो कितना होगा 60x%। ठीक है, माइनस में 60x% माइनस में कितना होगा तो 20, तो 20x%, यानी ये हो जाएगा 40x%। ठीक है, 40x%। ठीक है, इस 20 को उधर ले जाएंगे कितना होगा 5। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 होगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये इधर हो जाएगा x बराबर 50/4। x बराबर कितना हो गया 50/4 हो गया। तो कहता है अब छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या है 2, तो ये होगा 50/4 गुने 2, 2 दूनी 4, यानी कितना होगा, तो ये हो जाता है आपको, ये हो जाता है आपको 25। अब देखिए छोटी संख्या की यदि बात करें तो ये है 2x। ठीक है, x का मान कितना आया है 50। ठीक है, x का मान जो निकल गया है यहाँ पे, देखिए x का मान जो है यहाँ पे निकलेगा आपको 50 निकलेगा। ठीक है, 1 मिनट देखिए यहाँ पे जो है यदि 54 का छोटी संख्या को यदि आप छोटी संख्या 2x, छोटी संख्या है 2x, ठीक है, बड़ी संख्या है 3x, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो 2x इंटू 20%। ठीक है, और प्लस 20 बराबर होगा -3x इंटू 10%। ठीक है, बराबर कितना का, तो बराबर है 25 के बराबर है। ठीक, अब देखिए इन दोनों अंतर हो जाएगा आपको, अंतर हो जाएगा 10x%, किसके बराबर 5 के बराबर 10x%। तो 10 या 30, अब 20 दूनी 40, 40 में से 30 गया तो 10x बराबर 5%, हटाएंगे बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, x का मान आ गया 50। ठीक है, तो 2x का मान कितना होगा, 2x का मान 2 गुने 50 यानी 100 होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की यदि बात करें तो देखिए अनीता और विनीता इतना रुपया की राशि को आपस में 6-7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपया की राशि जाती है, ठीक है, तो उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए, तो यहाँ पे जो है 7 अच्छा 13 यूनिट का मान कितना है, 13 यूनिट का मान है 1950। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 13 पंचे 65, 150। तो 6 यूनिट का मान 15 6 का 90, 900। 7 यूनिट का मान 15 7 105, 1050। ठीक है, तो 900 और 1050 कितना आया, 900 और 1050। ठीक, इसमें 100 कहता है जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कहता है प्रत्येक हिस्से में 100 की राशि जोड़ी जाती है, तो ये होगा 1000। ठीक है, तो 1000 ये हो जाएगा आपको 1150। 0 से 0 कट जाएगा तो 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 0 5 10 5 3 15। तो यानी 55 का जो राइट आंसर होगा 20 23, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। देखिए 56 की यदि बात करें तो 56 में क्या किया गया है, यहाँ पे जो है 2 का क्यूब जोड़ा गया है यानी 8 जोड़ा गया है। यहाँ पे फिर 3 का क्यूब यानी 27 जो है माइनस किया गया है। फिर 4 का क्यूब जोड़ा गया है 64। फिर यहाँ पे 5 का क्यूब घटाया गया है। ठीक है, 5 का क्यूब घटाया गया। यहाँ पे 6 का क्यूब क्या किया गया, यहाँ पे 6 का क्यूब जोड़ा जाएगा यानी 6 का क्यूब होता है 216। 6 का क्यूब जोड़ा जाएगा, 216 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 607, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या है, 237 से विभाजित किया जाता है तो x के अंकों का जोड़ क्या होगा। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 1 2 3 4 गुना 9 है। इसमें जो है 237 से विभाजित किया जाता है तो ये लगेगा 4 मरतबे। 7 चौक 28, 4 12 13 14, 4 2 8 9, ये घट के कितना होगा 51 उतर जाएगा 9, ये उतर जाएगा 2 मरतबे। 7 दूनी 14,
3 2 छक 7 और 2 दूनी 4, घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 45, कितना होगा 45। ठीक है, अब क्या करेंगे तो इसमें से 45 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपको 4 5 9 9। ठीक है, 99 में से 45 घटा लेंगे तो कितना होगा 99 54। तो 99 54 अब कहता है एक्स के सभी अंकों का योगफल, तो 9 + 9 18। ठीक है, 18 और 5 23 4 27 होगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 58। साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर इतना और 4 वर्ष 4.5 में बढ़कर इतना हो जाती है। ठीक है, इस धनराशि लागू ब्याज दर ज्ञात करें। 58 का यदि देखें तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 और 4.5 में बढ़कर कितना हो जाता है 1668 हो जाता है। इन दोनों में अंतर देख लीजिए, यानी अंतर कितना होगा तो 4.5 माइनस 3 4.5 ये हो जाएगा आपको। इन दोनों में यदि अंतर देखें तो 3 वर्ष का जो है अंतर हो जाएगा 4.5 माइनस 3 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1668 माइनस 1512 यानी 156। कितना आया 156। ठीक, अब देखिए 3 वर्ष का एसआई ये कितना निकल जाएगा 156 गुने 2, 156 गुने 2 यानी ये होगा 156 गुने 2 यानी 312। कितना निकल गया 312। तो धनराशि कितना होगा तो 3 वर्ष का है 1512, इसमें से घटा देंगे 312, ये निकल जाएगा 1200। क्या निकल जाएगा 1200। और ब्याज दर निकाल लीजिए तो क्या होगा 312 गुने 100 बट्टा में 1200 गुने में 3। ठीक है, ये निकल जाएगा 26/3%, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है, तो ई ऑप्शन। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार Zn तत्व की परमाणु संख्या क्रमांक जो है 30 है। ठीक, Fe आयरन का है 26, कोबाल्ट का है 27, निकेल का है 28, कॉपर का है परमाणु संख्या 29, सोडियम का 11, कैल्शियम का 20, जिंक 12वें वर्ग का तत्व है 60 नंबर। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में होगा खाली स्थान होगा, तो सी ऑप्शन 273 घटाना होगा। ठीक है, तो केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को, ठीक है, केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए केल्विन पैमाने पर बदलने के लिए ताप में 273 घटाना होगा। ठीक है, क्या होगा घटाना, यानी के बराबर क्या होता है के बराबर होता है 273 डिग्री प्लस टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी डिग्री सेल्सियस, तो टी डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा केल्विन माइनस 273 डिग्री। ठीक है, केल्विन माइनस 273 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें, देखिए यहाँ पे जो है किसी भी स्केल पर मापे गए तापमान को किसी दूसरे स्केल पर तापमान में जो भिन्न संबंध जो है द्वारा बदला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे C/5 बराबर होता है F-32/9। C/5 बराबर F-32/9 बराबर होता है K-273/5। ठीक है, K-273/5। ठीक है, तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, 273/5 बराबर ये होता है R/4। R/4 बराबर होता है RA-460/10.6। तो यहाँ तक जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कहता मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 61 का सी अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर का अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय के बहिःस्रावी भाग से जो है एंजाइम निकलती है। अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में पाई जाने वाली कोशिका एवं निकालने वाला हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता प्रोपेन का रासायनिक सूत्र।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है? बी ऑप्शन C3H8। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है। प्रोपेन एल्केन श्रेणी का यौगिक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मीथेन का CH4, एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, एथाइन का C2H2 और बेंजीन का C6H6। क्वेश्चन नंबर 63, कथा कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? 63 का सी, फिनोल्फेथलीन। तो फिनोल्फेथलीन संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होता है। यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय और पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय। सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है। कहता सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए कोलथॉप एक जो है सर्वव्यापी सूचक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। ई ऑप्शन। तो विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन इमारती लकड़ी के लिए लाभदायक है। ठीक है। उसके बाद अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका का गिनी तट, जावा, सुमात्रा आदि इन वनों के प्रमुख क्षेत्र हैं। ब्राज़ील में इन वनों को शेलवास कहा जाता है। जैव विविधता सर्वाधिक विषुवतीय प्रदेश में पाई जाती है। ध्रुवीय में जैव विविधता न्यूनतम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन खाली स्थान के समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो यहाँ पे देखिए 65 का होगा बी ऑप्शन, यानी शुरू किए गए समय, टाइम स्क्वायर्ड। ठीक है। तो कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन जो है शुरू किए गए टाइम स्क्वायर्ड के समानुपातिक तब होता है जब त्वरण स्थिर हो। एस बराबर होता है ut + ½ AT स्क्वायर, जहाँ u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, एस बराबर विस्थापन, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती हैं? 66 का ए, स्क्लेरेन काइमा। ठीक है। स्क्लेरेन काइमा उत्तक में जो है मृत कोशिकाएं होते हैं। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत तेल सेल से बना होता है। दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी और संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ठीक है। इसमें सघन कोशा द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। कोशिका भीति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 3 क्रमागत बट्टा 30, 20 और 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए जो है यहाँ पे किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है या नहीं, तो 30% निकाल लीजिए तो कितना होगा? 3/10 यानी 10 से कितना होगा? 7। फिर 20% यानी 1/5, 5 से कितना होगा? 4। ठीक। फिर देखिए 30 हो गया। 20% का मतलब 30% का 3/10 और 5% का मतलब होता है 1/20। 5 का मतलब क्या होता है? 1/20। ठीक है। 5% 1/20 यानी कितना होगा? तो 20 से कितना होगा? 19। 20 से कितना होगा? तो ये हो जाएगा 19। ठीक है। 20 से हो जाएगा 19। अब क्या करेंगे? देखिए कटने वाला है तो काट लीजिए। 20 से 19 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से जो है यहाँ कितना था? तो 30% का मतलब 3/10, तो 10 से 7। 20% का मतलब 1/5 था। ठीक है। तो 5 से कितना होगा? 4। ठीक है। 5 से 4 और 5% का मतलब 1/20, तो 20 से कितना? 19 कट जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा तो गुना कर लीजिए। तो 5 25 दूनी 50 यानी कितना होगा? 500। इधर गुना करेंगे तो 19 सत्ते कितना होगा? 9 सत्ते 63, 13। देखिए कितना होगा यहाँ पे? देखिए 19 सत्ते कितना होगा? 19 सत्ते यानी 9 सत्ते 63 हासिल 6। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपको 713, 19 सत्ते 133। इसमें जो है 2 से गुना कीजिए। 3 दूनी 6, 3 1 दूनी यानी 266। ठीक है। कितना आया? 266। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो 500 में से 266 को माइनस करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 500 में से 266 को यदि आप माइनस करेंगे तो कितना होगा? देखिए 500 माइनस 266 अब बट्टा में कितना होगा? तो बट्टा में आपको हो जाएगा यहाँ पे जो है क्या निकाल रहे हैं? तो बट्टा निकाल रहे हैं। तो बट्टा में जो है यदि 500 लेते हैं गुना में 100 कर दीजिए।
ठीक है। या नहीं तो ऐसा कीजिए, आप जो है अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, ठीक है। अंकित मूल्य यदि 100 मानेंगे तो 100 गुने 30% का बट्टा दे रहा है यानी 70, फिर 20%, 100 माइनस 20 कितना होगा 80, 80/100, फिर 5%, 100 माइनस 5 करेंगे 95/100, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 53.20, ठीक है, 53.20। तो अभीष्ट समतुल्य बट्टा होगा 100 में से कम कर दीजिए 53.100 माइनस कर देंगे 53.20, ये निकल जाएगा 46.80%, यानी सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 68 है कि 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 बट्टा में 2.3 का होल स्क्वायर और 0.69 प्लस 0.09, तो इसको लिख सकते हैं 2.3 का क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस क्या होगा 0.3 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि 0.027 को लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब, और नीचे में क्या होगा 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 गुने 2.3 और प्लस में 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, क्या होगा आपको, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर है, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ए माइनस बी, यानी ये होगा 2.3 माइनस 0.3, 2.3 0.3 माइनस करेंगे तो ये होगा 2.0, यानी 2, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला, दोनों के भागों में अंतर इतना है। तो मान लीजिए कुल धन, यदि मान लेते हैं कुल धन जो है, मान लीजिए कुल धन यदि x है, ठीक, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को प्राप्त भाग जो है 3/8, कुल धन का 3/8x। फिर देखिए शेष निकाल लीजिए, शेष निकल जाएगा x माइनस 3/8x, यानी 3/8x यानी 5/8x, ठीक, 5/8x। अब यहाँ से देखिए दूसरे व्यक्ति को प्राप्त भाग कहता है, दूसरे व्यक्ति को प्राप्त भाग जो है कहता शेष का 3/8, तो 5/8x दूसरे को जो मिलेगा 5/8x गुने 3/8, ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 15/64x, क्या होगा 15/64x, ठीक है। तो अब देखिए 3/8x और 15/64x में अंतर, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3/8x माइनस 15/64x बराबर 36, यानी ये हो जाएगा आपको कितना होगा, तो 9x/64 बराबर 36, तो 9x बराबर होगा 36 गुने 64, 36 गुने 64, यानी x बराबर 256, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। तो x का मान निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 70 है कि है किरण बालियान ने एशियाई खेलों 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक किस खेल में जीती हैं। 70 का होगा बी ऑप्शन भारोत्तोलन, 70 का क्या होगा, सॉरी 70 का होगा ए ऑप्शन, 70 का जो होगा ए ऑप्शन। तो किरण बालियान ने एशियाई खेल 2023 में 72 वर्षों में भारत के लिए पहला पदक जो है गोला फेंक में जीती, किस में जीती, तो गोला फेंक में जीती हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, नेक्स्ट राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में एशियाई खेल 2023 में कुल 107 पदक प्राप्त किया है, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक हैं। इस प्रतियोगिता में चीन 383 पदक के साथ प्रथम स्थान पर, जापान 188 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और रिपब्लिकन ऑफ कोरिया 190 पदक के साथ तीसरा स्थान पर, भारत ने 107 पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।